युक्तेवर के यूट्यूब चैनल के आत्मीय मित्रों, मैं प्रोफेसर राधेश्याम सिंह। जितना साहित्य हिंदी का दिलचस्प है, उससे कम दिलचस्प हिंदी के साहित्यकारों के आपसी संवाद, उनके बीच की बातें कम दिलचस्प नहीं हैं। इसी तरह के कुछ मनोरंजक किस्से लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए बात शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि आलोचना के शीर्ष पुरुष हैं, शुक्ल जी के बारे में कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व की बुद्धिमत्ता की आंच में संवेदना गल गई थी। अमूमन लोग उनके बारे में लोग ऐसा कहते थे। ऐसा इसलिए भी कि बड़े उनका बहुत सम्मान करते थे। जो उनके समवय के लोग थे अतिरिक्त आदर से उन्हें देखते थे, और जो छोटे थे वो उनसे डरते थे। एक बार की बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ए.एन. झा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अमरनाथ झा, जी.एन. झा और ए.एन. झा, ये दोनों भाई थे और दोनों ही बड़े विद्वान लोग थे। अमरनाथ झा साहब वीसी थे और शुक्ल जी किसी कार्यक्रम में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हाल में कार्यक्रम था, वहाँ बैठे हुए थे। संचालन एक नए लड़के के जिम्मे कर दिया गया था। जो लड़का तो तेज़ था, लेकिन जब दोनों व्यक्तित्वों को उसने देखा तो उसका साहस, धैर्य जवाब दे गया। अटक अटक के वो किसी तरह संचालन कर रहा था। शुरुआती दौर था कार्यक्रम का। वाग्देवी की प्रार्थना के लिए बुलाना था मंचस्थ व्यक्तियों को। वो हिचक हिचक के बुला रहा था। ए.एन. झा के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उठे। उठ के पहले उन्होंने उस युवक का हाथ पकड़ा और कहा कि पहले तुम माला पहनाओ और पहले तुम दीपक जलाओ, क्योंकि वाग्देवी की कृपा की तत्काल तुम्हें आवश्यकता है। मित्रों, इस तरह के विनोद वो किया करते थे, जो विनोद अमूमन लोगों के सर पर से गुजर जाते थे। बाद में लोग जब उस पर विचार करते थे, चर्चा करते थे, तब समझ में आता था उन्हें। इस तरह से वो बौद्धिकता, इसीलिए कहा जाता था कि बौद्धिकता की आंच में उनकी जो सामान्य संवेदना थी वो ख़त्म हो गई थी। हालांकि परिवार के प्रति, समाज के प्रति वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन लोगों का कहना यही था। हमें ये कहना हो सकता है कि अतिरिक्त बौद्धिकता का सम्मान देने में ऐसा लोग कह रहे हैं। एक बार की और बात है कि नागरिक प्रचारणी सभा में साहित्य कोश का संपादन चल रहा था। हिंदी शब्द सागर का संपादन हो रहा था और शुक्ल जी का एक पैर का जूता थोड़ा सा कहीं से ख़राब उनको लग रहा था भीतर भीतर। मोची को उन्होंने बुलवाया और मोची से कहा कि एक जूता, वही बायां जूता निकाल करके उन्होंने दिया और कहा कि ले जाओ, इससे बना के ले आओ। वो गया और बना के ले आया और शुक्ल जी ने पूछा कितना पैसा हुआ। उसने बताया कि 8 आने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 4 आने ही लगते हैं। तो उसने कहा कि अब चवन्नी में काम नहीं चलता पंडित जी। शुक्ल जी ने छूटते हुए जवाब दिया कि इसे थोड़ा उलट के कहो कि अब एक जूते में काम नहीं चलता, लो इसको भी ले जाओ और इसको भी बना के ले आओ। और फिर वो दूसरा जूता भी गया और बना के ले आया, तब उन्होंने उसे अठन्नी दी। तो इस तरह के जो विनोद का स्तर उनका हुआ करता था, वो काफ़ी ऊंचा हुआ करता था। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने पढ़ा भी होगा। जब हिंदी साहित्य के इतिहास में सूर की चर्चा चल रही थी, तो वो जो पद आता है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, वियोग का पद है। गोपिकाएँ कह रही हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम से धारे। और उसमें एक पंक्ति है, नीचे की पंक्ति कि उर्बिच बहत पनारे, आंसू इतने गिर रहे हैं 2 आँखों से कि उर्बिच बहत पनारे, हृदय के बीच में पनाले बह रहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि 16,000 गोपिकाएँ थीं, 16,000 पनाले एक साथ निकले होंगे
तब तो ब्रिज में घर घर नैया गढ़ानी पड़ी होगी और बाढ़ आ गई होगी। इस तरह के वो विनोद अमूमन लिखते समय भी बोलते समय भी किया करते थे। तो शुक्ल जी का ऐसा व्यक्तित्व था। हजारी प्रसाद द्विवेदी उतने ही संवेदनशील व्यक्ति, उनकी बौद्धिकता में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन लोग से उतने ही जुड़े हुए, उतने ही सहज व्यक्ति। एक बार की बात है कि वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शांति निकेतन से आ गए थे वापस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर के पद पर थे और छात्र संघ का आंदोलन चल रहा था और अचानक वाइस चांसलर ने छुट्टी ले लिया और वो छुट्टी पर चले गए। रेक्टर को पदभार मिल गया, कुलपति का चार्ज मिल गया। लड़कों ने उसके समूह ने थोड़ी बदतमीजी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आवास को घेर लिया गया, नारेबाजियाँ हुई, कुछ लोगों ने भीतर से गालियाँ देनी शुरू कर दी। अंत में उन्होंने एक समूह, जो चयनित समूह था, वार्ता के लिए बुलाया अपने आवास पर। और तब तक शुक्ल जी ने दफ्ती पर एक सफ़ेद कागज़ चिपका करके और उस पर कुछ लिख करके और टांग दिया अपने सिरहाने ऊपर। जब वो लोग वार्ता के लिए आए और कुछ कहना शुरू किया तो शुक्ल जी ने ऊपर ऐसे उंगली करके दिखाया कि ऊपर पहले पढ़ लो। और वो लिखा हुआ था कि का मज़े से धुनत रहली कवन कुमुर्खी जागल, धुन की छोड़ के धुन का लहली पहली गोली लागल। जब ये पढ़ा लड़कों ने तो उनका क्रोध समाप्त हो गया और वो हंसते मुस्कराते उन्होंने कुछ बात की और फिर किसी तरह से द्विवेदी जी ने उस बात को टाल दिया। तो द्विवेदी जी इस किस्म के व्यक्ति थे। द्विवेदी जी अमूमन चौकी पर बैठा करते थे और कहते थे लोग कि वो इतना चौकी पर खुल के हंसते थे। एक तो भारी भरकम थोड़ा व्यक्तित्व था, खुल के हंसते थे। तो जो चौकी में लकड़ी की कीलें लगी रहती थी, हर 6वें महीने उसे फिर से ठुकवाना पड़ता था, अन्यथा वो मरमरा जाती थी चौकी, उसमें से आवाज़ आने लगती थी उनके हंसने पर। एक बार की बात है कि स्त्री विमर्श पर इसी तरह चर्चा चल रही थी। द्विवेदी जी की पत्नी थी और द्विवेदी जी थे। आचार्य द्विवेदी स्त्री विमर्श पर चर्चा थी तो अपने पक्ष में उन्होंने पुरुषों के पक्ष में उन्होंने अपना तर्क देना शुरू किया, कुछ पुराणों से, कुछ उपनिषदों से, कुछ साहित्य से। पत्नी ने भी इसी तरह के कुछ तर्क दिए। जब दोनों में बात बनती नहीं दिखी तो द्विवेदी जी के पत्नी ने उनसे कहा कि देखो, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे उस समय, पत्नी कुर्सी पर बैठी हुई थी और खुद वो चौकी पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने पत्नी ने कहा द्विवेदी जी से कि देखो, बात इस पर ख़त्म करो कि तुम चेयरमैन हो। मैं शायद इसको उल्टा कह रहा हूँ। कुर्सी पर बैठी हुई थी पत्नी और हजारी प्रसाद द्विवेदी बैठे हुए थे चौकी पर। उन्होंने खुद बात को समाप्त करने के लिए कहा कि देखो, तुम यहाँ भी चेयरमैन हो और मैं चौकीदार हूँ। तुम कुर्सी पर बैठे थे और वो बैठे हुए थे चौकी पर। तो इस तरह का विनोद परिवार में भी हुआ करता था। द्विवेदी जी की एक घटना और कहीं संस्मरण में मैंने पढ़ा था कि उनकी एक फ्रांसीसी शिष्या थी और एक दिन वो गई द्विवेदी जी के आवास पर। द्विवेदी जी कहीं गए हुए थे, वो नहीं मिले। आकर उसने कहा कि हम तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी सुपत्नी हमसे मिली थी। द्विवेदी जी ने किसी मित्र से वार्तालाप में कहा कि उसको मूर्ख को ये भी नहीं पता था कि भारत में पुत्र तो सुपुत्र होता है लेकिन पत्नियां सुपत्नियां नहीं होती। उसने सुंदर अर्थ में उपसर्ग को लगा करके अच्छी हिंदी बोलने के चक्कर में पूरी संस्कृत का सत्यानाश कर दिया, ऐसा द्विवेदी जी ने कहा। तो द्विवेदी जी इस तरह के व्यक्ति थे, बिल्कुल संवेदनशील और बिल्कुल हंसने खेलने वाले। एक किस्सा नगेंद्र का है। आचार्य नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार इंटरव्यू देने के लिए गए थे। वहाँ के कुलपति उनको जानते थे, उनकी विद्वत्ता को पहचानते थे। उन्होंने कहा कि देखो नगेंद्र, मैं तुम्हारा कर तो देता, लेकिन दरअसल मैंने पहले से ही किसी को जबान दे रखी है और
तुम्हारे लिए मैंने बात कर लिया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, तुम चले जाओ, वहाँ अपॉइंटमेंट तुम्हारा हो जाएगा और वहाँ से आने के बाद मैं फिर से तुमको दिल्ली बुला लूँगा, लेकिन पहले तुम कुरुक्षेत्र चले जाओ। नगेंद्र ने छूटते हुए कहा कि सर आप यहीं पर हमारा अपॉइंटमेंट कर दीजिए, मैं यहीं कुरुक्षेत्र बना दूँगा। तो इस तरह के जो मजाकिया अंदाज हुआ करते हैं साहित्यकारों के, वो भी काफ़ी दिलचस्प होते हैं। हम सबको उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अगली वीडियो में मैं 2-3 और मनोरंजक इस तरह के किस्से आपको बताऊंगा, ताकि बीच बीच में आपका मनोरंजन भी होता रहे। धन्यवाद।